नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए पिछले 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम हर दिन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, बल्कि उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो हर साल आपके 10 to 12 क्वेश्चंस बिना किसी नॉलेज के बट सिंपली यूपीएससी की लैंग्वेज को समझकर करेक्ट करवा देता है, जहां से आपको ऑलमोस्ट 20 to 24 नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, फ्री के। उन सेम ट्रिक्स को देखते हैं, और ये ट्रिक्स वो नहीं है जो आपको यूट्यूब पे एग्जाम से पहले देखने को मिलती है, ठीक है। हम सिर्फ उन ट्रिक्स की बात करेंगे जो सेन है, इनसेन वाली नहीं जो कुछ भी बता दिया जाता है, ठीक है। बाकी आज इसका डे नंबर 10 है इस सीरीज का। डे नंबर 1 से डे नंबर 9 तक हम 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो 90 क्वेश्चंस थे ये थे प्रीवियस ईयर पेपर 2014 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट करेंगे। और ये कहाँ के क्वेश्चन है? अभी मैंने बताया 2014 के। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रेगुलरली होती है, और हर सैटरडे अब से आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, जहां हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। बस मैं एक बार पेन चेंज कर लूं। हाँ जी। तो किसी को भी अगर मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वो वीडियो को 1.25 या 1.5 पे करके देख लेना। बाकी आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 91 कौन से पेपर का है? 2014 का। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आए थे और उसमें बोला था कि प्लीज मेंशन कर देना कि कौन सा एग्जाम पेपर है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 2014 का 91st क्वेश्चन है ये, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, बोला गया है अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगानियास इज वेल नोन फॉर देयर। देखो, उस टाइम पर ये जो टर्म है मंगानियास, ये जो कम्युनिटी है, ये किसी रीजन की वजह से न्यूज में रही होगी। तो इसीलिए आपसे पूछ लिया गया। क्या आज के या आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेयर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेटमेंट में क्या पता इस टर्म को इंक्लूड कर दे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस टर्म का मतलब क्या है, या फिर ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ की है, और ये कौन सी कम्युनिटी है, क्या करती है, किस लिए दिस इज वेल नोन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मंगानियार्स हैं ये एक्चुअली एक मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी है। कम्युनिटी को मैं COMM लिख रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर ऐसे कर देता हूँ, कम्युनिटी है। कहाँ की है? जैसलमेर। जैसलमेर, एक मिनट बस इसको हटा देते हैं। जैसलमेर एंड बामेर रीजन जो है, कहाँ का है ये? राजस्थान का। वहां की ये कम्युनिटी है, ठीक है। ये कम्युनिटी क्यों इतनी नोन है, वेल नोन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिकल फोक म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है खड़ताल, उसे ये बजाते हैं। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, खड़तल है खड़ताल है, आप एक बार चेक कर लेना, पर मैं आपको स्पेलिंग लिखवा देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या करते हैं? दे आर नोन फॉर देयर, ऐसे लिख देता हूं, नोन फॉर देयर, नोन फॉर देयर क्लासिकल फोक म्यूजिक एंड प्लेइंग खड़ताल्स। एक मिनट, खड़ताल्स, ठीक है। खड़तल्स है खड़ताल से, आप एक बार देख लेना, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये जो है ये क्या है? ये एक्चुअल में ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट है। एक मिनट।
इंस्ट्रूमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना जानना इंपॉर्टेंट है, आज के हिसाब से या 2026 के पेपर के लिए कौन सी कम्युनिटीज इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में है, वो मैं आपको करंट अफेयर्स में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के अगर आपको सेशंस देखने होंगे इसके साथ, तो आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसका मैंने आंसर नहीं मार्क किया ना, हाँ जी। तो इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। मैंने आपको भी बताया जैसलमेर और बाड़मेर कहाँ पे, राजस्थान में। तो राजस्थान कौन सा पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का। और किसके लिए ये वेल नोन है, फॉर म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, ये जो मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स जो है कहाँ का, साउथ इंडिया का। कल मैंने आपको बताया था कि केरला का एक मार्शल आर्ट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है, वॉट वॉज वर द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 में, ठीक है। देखो हुआ क्या, 1858 में ये प्रोक्लेमेशन क्यों आया, ठीक है, वो समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हम ये चीजें देख लेंगे। हुआ क्या कि 1857 में होता है रिवोल्ट, 1857 में होता है रिवोल्ट, है ना। उस रिवोल्ट में जो क्राउन था उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिल्कुल भी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है, प्लस वो बिल्कुल भी जैसे हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो हमारी स्टेट्स हैं, जो हमारा इंडिया था, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। मतलब कि इसे कंट्रोल करने के लिए सक्षम ही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि उस टाइम पर क्वीन ने चाहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने का बहुत अच्छा मौका है, इसको हटा दिया जाता है और मैं जो सारी पावर है वो अब डायरेक्ट क्राउन के हाथों में देना चाहूंगी, मतलब लेना चाहूंगी, क्योंकि खुद ही वो क्राउन है। ओके, तब हुआ क्या, इनका जो एम क्या था, इनका जो एम था वो ये था, मैं तो लिख देता हूँ। सबसे पहला एम तो यही था कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स। आपको पता है कि कंपनी क्या कर रही थी, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से रिंग फेंस पॉलिसी हो, कोई भी मतलब किसी भी टाइप से वो कर क्या रही थी, वो कोशिश कर रही थी कंपनी कि मैं जो इंडियन स्टेट्स है उसे अपने कब्जे में कर लूँ, ठीक है। कोई भी सर पैर की बिना बातें करे कि उसका कोई लीगल हायर नहीं है, ओरिजिनल हायर नहीं है, तो उसको हटा दो वहां से, वो हमारे अंडर आ जाएगा, हम वहां पे राज करेंगे, मतलब कुछ भी चल रहा था उस टाइम पर, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्वीन विक्टोरिया आई, उसे ये बात समझ में आई कि अगर मुझे इन्हें खुश करना है, कंपनी को हटाना है, तो मैं अब ये बोलूंगी, ठीक है, कि हम किसी भी इंडियन स्टेट को एनेक्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने डिस्क्लेम किया कि हमारे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि किसी भी इंडियन स्टेट को हम एनेक्स करें, ठीक है। यही तो रीजन था कि इतने जो लोकल राजा महाराजा थे वो इकट्ठा हुए थे 1857 में और रिवोल्ट को सपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, बिल्कुल ये तो है, ठीक है, कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसके कंट्रोल में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को करना था, यस दिस वाज द रीजन। उसके बाद टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, बिल्कुल भी नहीं, वो तो चाहते थे कि इनका ट्रेड जो है वो बंद हो और सबको इक्वल राइट्स मिले ट्रेड करने के, है ना। तभी आपने 1813 में देखा था कि कैसे इनके जो मतलब कि पावर पावर थी उसको कर्व कर दिया था, जो इनकी ट्रेड पावर्स थी, है ना, 1813 में। अब देखो जरा, जब ये नहीं था हमें आंसर पता चल गया, ठीक है, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि इससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इनका क्या क्या रूल, क्या क्या मतलब कि जो ये एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो एम था वो क्या था। एम एट एम्ड लिख देता हूं मैं, एम्ड एट एंडिंग द रूल ऑफ कंपनी, ठीक है। ये क्या चाहते थे कि कंपनी का रूल बंद हो जाए और अब ब्रिटिश क्राउन के पास सारी की सारी पावर आ जाए, ठीक है। ये वो करना चाहते थे। ऊपर से ये इम्प्रूव करना चाहते थे जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसे, मतलब
एम तो इनका ये था, बट एक्चुअल में ये करना क्या चाह रहे थे, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब जैसे हम कहते हैं कि कंट्रोल करना चाह रहे थे। ठीक है, कि डायरेक्ट कंट्रोल जो रहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहे, ब्रिटिश क्राउन का रहे। ठीक है, वो ये करना चाह रहे थे। अब मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ ऐसे, एम्ड एट इम्प्रूविंग। मुझे पता है मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ, तो आप प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव लिख देता हूँ, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन लिख लो, चलो एडमिनिस्ट्रेशन ही लिख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, इतना ही ठीक है, कुछ ऐसा वो नहीं है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइज प्लस कंट्रोल चाहते थे, किसके ऊपर कंट्रोल, किसके ऊपर चाहते थे, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये ऐसा करना चाह रहे थे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे और बाकी दोनों लिखे कि इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये बोल रहे थे कि हम डिस्क्लेम करते हैं इस इंटेंशन को कि हमें कोई भी इंडियन स्टेट को अनेक्स नहीं करना है, हम इसे डिस्क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको पता है कि इससे ही रिलेटेड जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, है ना। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, है ना। अब हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इस पोस्ट को हटा दिया गया। ठीक है, और इसकी जगह किसे लाया गया, इसकी जगह किसे लाया गया, इसकी जगह लाया गया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पहला वॉइस रॉय बना, वो पहला वॉइस रॉय कौन बना, लॉर्ड। ठीक है, मैं तो लॉर्ड वगैरह लिखना नहीं चाहता हूँ, बट ठीक है बुक्स में लिखा है तो लिख देते हैं, कैनिंग। ठीक है, ओनली कैनिंग, कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं चाहिए। उसके बाद जो ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ये एक्चुअल में बन था क्या क्या, ठीक है, ये था क्या, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, क्राउन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अब जो है ना, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटा दिया, कंपनी की पावर्स को हटा दिया, तो आपको पता है एक होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक होता था कोड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। ये आपको पता होगा कि जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कंट्रोल करते थे। ठीक है, मतलब इनकी हेल्प से ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। अब क्या है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर हैं, इन दोनों की ही क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह ले आए किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको पता ही होगा वैसे तो इतनी चीज़ें, ये बहुत ही बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को लाया गया। ठीक है, अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है, ये क्या था, ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में लिंक था इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन के बीच में। ठीक है, तो इसको सारी पावर्स दी गई थी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेस्टेड विद कंप्लीट पावर्स, कंप्लीट पावर्स, या फिर ऐसे लिख लो अथॉरिटी एंड कंट्रोल, एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया, लिंक था किसके बीच में, ब्रिटिश क्राउन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, इसको हेल्प करने के लिए इसके साथ एक 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, किसको, इसको हेल्प करने के लिए, बट ये सिर्फ एडवाइजरी ही दे सकते थे, एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है,
इनकी बात वो माने ना माने उसके मतलब कि हाथ में है। सिर्फ ये असिस्टेंस के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद इसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आपको पता होगा कि जो डुअल सिस्टम था उसे एंड कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो डुअल सिस्टम था ये कौन से एक्ट से लाया गया था ये भी पता कर लो। पिट्स इंडिया एक्ट, सीधा ऐसे लिख देता हूँ, पिट्स एक्ट कब आए थे? 1784 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया सिर्फ इतना था कि इसकी प्रोक्लेमेशन क्या थी क्वीन विक्टोरिया की, बट उससे ज्यादा हमने पढ़ लिया है, क्योंकि अगर 1858 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है इसकी प्रोक्लेमेशन से, तो पक्का है कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज, क्या था ये? सबसे पहले तो जैसे इबादत खाना दिखे आपको याद आ जाना चाहिए कि किसने बनाया था। ये अकबर ने बनाया था। ठीक है, अकबर जो था वो एक्चुअल में सारे रिलीजन्स की जो कोर कॉन्सेप्ट थे उन्हें समझना चाहता था। ठीक है, तो इनिशियली तो उसने इबादत खाना को जो इस्लाम है उसे समझने के लिए स्टार्ट किया था, बट लेटर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसने सारे रिलीजियस फेथ जो थे उनके सुप्रीम लीडर्स को बुलाना शुरू किया, या जो भी उसका ज्ञान रखते थे उन्हें बुलाना शुरू किया। चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो इस मतलब कि मुस्लिम थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, चाहे वो कोई भी मतलब कि जैसे हम बोलते हैं धर्म के थे, सबके जो महाज्ञाता थे या फिर जिसे हम कहते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, लीडर्स इन द सेंस कि जिनको धर्म का ज्ञान था, उनको बुलाना शुरू किया ताकि वो अकबर को अपने धर्म के बारे में चीजें बता सके। ठीक है, इसके बारे में, इसके लिए उसने ये इबादत खाना खोला। इसे हॉल ऑफ प्रेयर्स भी बोला जाता था। अभी सब कुछ लिखवा दूंगा, अभी बस स्टोरी समझ लो पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ जब ये सारे फेथ्स को उसने सुना, डिस्कस किया, समझा, तो उसके बाद उसने अल्टीमेटली एक अपना नया फेथ खोला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि स्टोरी यहाँ तक पहुंचेगी जब तक, तब मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, कि उसके बाद एट द एंड अल्टीमेटली इसने अपना एक नया फेथ ही खोल दिया। अल्टीमेटली लेड टू क्रिएशन ऑफ हिज न्यू फेथ। ठीक है, और वो नया फेथ क्या था? दीन ए इल्लाही। ठीक है, अब देखो, अगर क्वेश्चन इबादत खाना से पूछा गया है तो वो दीन ए इल्लाही तक भी आ सकते हैं। तो फिर मैंने बताया इबादत खाना को खोला क्यों गया था। इबादत खाना को खोला गया था फॉर, ऐसे लिख देता हूं इधर, इबादत खाना फॉर रिलीजियस डिस्कशंस, ठीक है, फॉर रिलीजियस डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस फेथ्स। फेथ्स लिख लो, रिलीजन लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मतलब हिंदुइज्म से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो, एक मिनट, क्रिश्चियनिटी
ठीक है, चाहे वो जैनिज्म से रिलेटेड हो, कोई भी फेथ हो, जैनिज्म, आ ही नहीं आएगा इधर, जैनिज्म, और फिर लास्ट ऐसे लिख देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे फेथ्स थे, पर इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ, ज़ूएस्ट्रियन, ठीक है, एटसेट्रा। जितने भी फेथ से सबको बुलाना शुरू किया। फिर हुआ क्या, इतनी सारी मतलब कि चीजें करने के बाद, समझने के बाद, एट द एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ हिज न्यू फेथ, जिसका नाम दिया गया दीन इलाही। ठीक है, जो ये इबादत खाना था, इसका जो दूसरा नाम था वो था हॉल ऑफ प्रेयर्स। ठीक है, इन्होंने, क्रिश्चियंस ने बहुत कोशिश करी थी कि अकबर को क्रिश्चियन बना दिया जाए। ठीक है, तो उनकी पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, उसने अपना नया ही फेथ बना दिया। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बता दिया मैंने, नहीं बताया कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। अब आप सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, बिल्कुल भी नहीं। अकबर्स प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, बिल्कुल भी नहीं। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, पर आंसर बड़ा सिंपल है। और जो मैं कहता हूं ना कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेगी, देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अभी तो यहाँ पर ये बहुत फैला हुआ है। उस पेपर में इतना सा ऐसे पेपर होगा तो इतना लंबा क्वेश्चन होगा, पेज पे एक ही आएगा ये, उस टाइम पर आप घबरा जाओगे देख के से। बट मैं आपको बताता हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर एकदम सिंपल है। और मैंने यही देखा है, जितना बड़ा क्वेश्चन यूपीएससी देता है कि बच्चे इतना टाइम लगाएंगे इसे पढ़ने में तो छोड़ ही देंगे, लेकिन वो उसकी स्टेटमेंट्स को इतना इजी टू एलिमिनेट बनाता है कि आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ना मेनली जो कहानी है वो ये है कि, चलो मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what is are the constraint या फिर constraints in its wider और greater implementation? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोला गया था। अब जो स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे इतनी इजी टू एलिमिनेट है। मैंने आपको क्या सिखाया, कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट दी गई है एनवायरनमेंट या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें आपको एक्सट्रीम ले जाया जा रहा है, तो भाई मान लेना वो गलत है। साथ ही साथ अगर कोई डेटा दिया गया है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। वो गलत है या नहीं है वो बात की बात है, पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार इसके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको उस डेटा के बारे में पता है कि हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ा ही है, तो बात ठीक है। नहीं पता तो आपके वहां आप समझ जाना कि यहाँ पर कुछ झोल है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। बोला गया है पहली स्टेटमेंट में, देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। इंडिया की बात चल रही है। अब आप एक बात सोचो, हमारा इतना बड़ा इंडिया है, एग्रीकल्चर हमारे पूरे देश में इतनी बड़ी मात्रा पे होता है, सीड्स एग्रीकल्चर की बेसिक यूनिट है। आपको लगता नहीं है उसके लिए पॉलिसी होगी? 2002 में ही 2002 में ही इसके ऊपर पॉलिसी लाई गई थी। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन दी रिकमेंडेशन, मैं रिकमेंडेशन को ऐसे लिख देता हूँ, ऑन दी रिकमेंडेशन एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था MV राव कमेटी। ठीक है, कमेटी को ऐसे कर देता हूँ, कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन पर एक नेशनल सीड्स पॉलिसी बनी थी। अब मैं क्यों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बोला गया देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस इन इंडिया, तो आप एक बात बताओ, क्या वो चाहेंगे नहीं कि अब तो आपको एटलीस्ट पता हो कि हाँ इंडिया में नेशनल सीड पॉलिसी आई थी 2002 में और किसकी रिकमेंडेशन पे? अब तो पता होना चाहिए ना। तो ये देखो ये कितना एक्सट्रीम बना दिया इसको, ये स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पे आओ। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मतलब उन्होंने बोल दिया
कि प्राइवेट सेक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन ही नहीं है सीड की कंपनीज में, ठीक है, जो कि सप्लाई करती है क्वालिटी सीड्स वेजिटेबल्स के भी और प्लांटिंग मटेरियल्स के भी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के। बताओ, मतलब उन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं है इसमें। भाई ये कैसे ठीक हो सकता है यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था पर पहली दो स्टेटमेंट इतनी आसानी से आपने एलिमिनेट कर दी, जिसका कोई मतलब ये समझ लो कि आपको दिख रहा था सर पैर ही नहीं है स्टेटमेंट का। तो फिर उसके बाद आओ थर्ड स्टेटमेंट, देखो कितनी प्यारी बनाई है, कितनी जनरल बनाई है, कि आपको पता चल जाए हाँ यार ये तो गली गलत हो ही नहीं सकती। आपको पता है कि हमेशा डिमांड सप्लाई गैप रहता है ना, देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स, बिल्कुल, इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है। हमेशा आप देखोगे अभी भी डिमांड सप्लाई गैप रहा है क्वालिटी सीड्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझो कि जो क्रॉप्स उगाने का वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा है, और आपको पता है कि अगर आपको क्वालिटी सीड्स चाहिए तो आपको एक तो बहुत महंगे में मिलते हैं, दूसरी बात कहाँ से लें ये भी नहीं पता होता, ठीक है, ये भी बड़ा मुश्किल है। इतने फेक सीड्स चल रहे हैं जो आपको बोल दिया जाएगा ये हाई क्वालिटी है बट एक्चुअल में लो क्वालिटी होते हैं। तो ये डिमांड सप्लाई का गैप है। तो ये स्टेटमेंट थी जो एकदम करेक्ट थी। बाकी दोनों बहुत आपको पता ही चल रहा था इसका कोई सर पैर ही नहीं है। बाकी आप याद रखना कि नेशनल सीड पॉलिसी हमारे देश में है, 2002 में आई थी, और किसके रिकमेंडेशन पे आई थी? एम.वी. राव कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए, यहां पे लिखा गया है विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन, ऐसे आएगा, इको सेंसिटिव जोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन्स क्या है। देखो, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो, वैसे इसमें कॉमन सेंस भी लगेगी, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो इको सेंसिटिव जोन, अगर आपने इन्वायरमेंट के बेसिक्स में पढ़ा होगा, जब आपने इन्वायरमेंट का सिलेबस कवर किया होगा, तो आपको पता होगा कि इको सेंसिटिव जोन वो जोन होती है जो कि एक बफर जोन की तरह यूज करी जाती है। प्रोटेक्टेड एरिया, मान लो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया, ये नेशनल पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और मान लो कि ये क्या है, ये ह्यूमन सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट क्लैशेस ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ जंगली जानवर है और यहाँ पर जंगली ह्यूमंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि इनके अंदर तो, इनके पास तो सिर्फ दो ही तरीके का दिमाग है जो जंगली जानवर होते हैं, एक कि उनको खाना खाना है, दूसरा उनको रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। इनके दिमाग में सिर्फ दो चीज रहती है। पर ह्यूमन जो इतना समझदार है, भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, लेकिन फिर भी वो जानवर से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे खतरनाक प्राणी जो इस अर्थ पे है वो ह्यूमन है, ठीक है। ये 100 तरीके से अर्थ को खत्म कर सकता है, इनके पास कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? अब देखो, इनके बीच में डायरेक्ट क्लैशेस ना हो उसके लिए एक बीच में बफर जोन बनाया जाता है। और ये इको सेंसिटिव जोन जो है, इको सेंसिटिव जोन्स जो है, ये वही जोन्स हैं जो इनके बीच में बनाए जाते हैं। अब देखो क्या है, अब इसमें आपको क्या समझना है, इको सेंसिटिव जोन्स जो होते हैं उनको शॉक एब्जॉर्बर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉक एब्जॉर्बर्स। और आप इस बात को समझना है यार कि सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं है, आप प्लांट्स के बारे में भी सोचो ना, ठीक है। वो भी तो यहाँ पे अपना जीवन काट रहे हैं। आपको पता है ह्यूमन सेटलमेंट होगी तो हम क्या करेंगे उस एरिया का? ओके, तो अब देखो जरा, पहला लिखा गया है इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यार यहाँ पर एक बात सोचो, वाइल्ड लाइफ और यह है इको, ठीक है। जो ये इको सेंसिटिव जोन है, इनके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है,
ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो अब आप एक चीज और समझो, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई डेटा आता है आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में, थोड़े से कान खड़े कर लेना। ये मिनिस्ट्री है, ये एक्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको अभी तक सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाए हैं इस पेपर में ऐसे ही। ठीक है, आपने देखा चारों जो हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं वो गलत रही हैं। तो अभी तक इसका जो सक्सेस रेट है जो मैंने आपको बताया वो क्या है, 100%। आपको नहीं भी पता होता ठीक है, पर आप देखो कि जितने यहाँ पर ऐसे डेटा दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड या एक्ट से रिलेटेड, जो कि वो चाहते हैं कि हमें पता हो, वो हमेशा गलत दिए हैं उन्होंने अभी तक। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अभी तक इसकी 100% एक्यूरेसी है। आगे आने वाले एग्जाम पेपर्स में देखना ये ट्रिक चलती है नहीं चलती है, वहां पे भी चलेगी, पहले ही बता देता हूँ। तो ये एक्चुअल में अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एक्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट है, यहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एनवायरमेंट। ठीक है, एनवी लिख रहा हूं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट कब आया था ये भी याद रखना, पेयर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, 1986 में, 1986 में आया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। बोला गया है द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स इज टू प्रोहिबिट ऑल, अरे भाई साहब, बोला गया ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को इसमें कर दिया जाता है प्रोहिबिट, बट एग्रीकल्चर को छोड़ के। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज अलाउ करी जाएगी जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज। अब मैं इधर लिख देता हूँ, इधर बोल दिया कि ऑल काइंड्स ऑफ, ऐसा नहीं है, 2 टाइप की एक्टिविटीज है। ठीक है, एक जो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड, और एक जो है वो अलाउड है, अलाउड। ठीक है, अलाउड कैसी कैसी है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे यहाँ पे लिखा भी था, एग्रीकल्चर, साथ में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया आपके। बट ये ना जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है ये लोकल कम्युनिटीज कर सकती है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये अलाउड है। साथ में साथ अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करो, ये भी अलाउड है। साथ ही साथ अगर टूरिज्म हो रहा है, टूरिज्म भी सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, टूरिज्म हो गया। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज कौन सी हैं, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो हैं वो हैं जैसे कमर्शियल माइनिंग हुआ। ठीक है, लिख देता हूँ, कमर्शियल माइनिंग, है ना। साथ ही साथ क्या बैन है, वो इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट करें, इंडस्ट्रीज दैट कॉज पॉल्यूशन। अब आप देखो, इन्होंने तो बोल दिया था कि हर टाइप की जो एक्टिविटी है उसे बैन कर दिया गया है, मतलब कि प्रोहिबिट कर दिया गया है, बस एग्रीकल्चर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च सब अलाउड है। ठीक है, जो प्रोहिबिट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इको सेंसिटिव जोन्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बची है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी सब तो मैं समझा ही चुका हूँ। ये जो इको, पूरा ही लिख दूं क्या, पूरा ही लिख देता हूँ, इको सेंसिटिव जोन्स हैं, ये क्या है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही फ्रेजाइल एरियाज होते हैं। ठीक है, बहुत ही फ्रेजाइल एरियाज होते हैं। ये क्या होता है, ये होते हैं विद इन 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना। प्रोटेक्टेड एरियाज मैंने आपको बता दिया, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया,
है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई एटसेट्रा। ओके, बस एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना। ये एज अ बफर जोन की तरह एक्ट करते हैं। मैंने ऊपर बता दिया, प्रोटेक्टेड एरिया और ह्यूमन सेटलमेंट के बीच में इन्हें बनाया जाता है एज अ बफर जोन। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद बैंड और वो सब मैंने बता दिए क्यों करे जाते हैं, ताकि मिनिमाइज किया जा सके, मिनिमाइज मिनिमाइज एनिमल एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। अब तो मेरी राइटिंग अच्छी हो गई ना, अब तो कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, अब इतने प्यार से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको इको सेंसिटिव जोन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है कि आपको कुछ बोर्ड दे रखे हैं, कंजर्वेशन अथॉरिटीज दे रखी हैं, और बोला गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको बताना है। अब ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इज स्टैब्लिश अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देना था वहां पर क्या कर दिया इन्होंने, वहां पर हमें वो दे दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और जहां पर इन्हें क्या करना चाहिए था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देना चाहिए था, वहां पे इन्होंने ये दे दिया। बट एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी पहले एक एक्ट है जिसके अंडर एनिमल वेलफेयर बोर्ड आता है, हमें वो पता होना चाहिए। जैसे कि देखो एक और बात, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आया, अभी मैंने ऊपर बताया था, डेटा दिया कि इस एक्ट के अंदर है, इस मिनिस्ट्री के अंदर है, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, और वो गलत हुआ है। ठीक है, फिर से दिखा रहा हूँ, अभी भी 100% रेट है। ये एक्चुअल में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ये एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये एक्ट कब आया था? 1960 में। इसके अंडर ये बोर्ड आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो बोर्ड है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो बोर्ड है ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। क्या है? सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसको, ये इस एक्ट के अंदर है, पर इसको कब इस्टेब्लिश किया गया इस बोर्ड को? 1962 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर है? कहाँ पे लिखूं मिनिस्ट्री, सब कुछ तो भर गया है। ठीक है, फिर मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, चलो इधर लिख देता हूँ, एनटीसीए को बाद में नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। अब देखो, ये तो कभी भी आप मार्क ना करके आओ अगर आपको दिख जाए तो, इसलिए आप इसको याद रखना, यहीं घुमा देंगे आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके अंडर जो है ये आता है, DARY होगा। ठीक है, डेयरिंग, इतना आपको याद रखना था। ठीक है, इसका हेड वो भी लिख लो, चलो हेडक्वार्टर भी, ये तो मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है इसका बल्लभगढ़ में। ये जो बल्लभगढ़ है ये कहाँ पे है जी? ये है जी फरीदाबाद में है जी। फरीदाबाद, फरीदाबाद कहाँ है जी? हरियाणा में है जी। ठीक है, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ किसकी इंफॉर्मेशन कौन सी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NTCA भी बोलते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है आपको पता होना चाहिए, और ये कौन से एक्ट के अंदर आती है। अब NTCA, नेशनल टाइगर, टाइगर क्या है? वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड एनिमल, तो किसके अंदर आ गई? वाइल्ड लाइफ, ऐसे याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ऊपर अभी हमने देखा था 1972 में आया था। ठीक है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हाँ, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था ये भी लिख लो, 2005 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो एनटीसी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसे याद रखना। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। एकदम सही इंफॉर्मेशन है, ये पता भी होना चाहिए। बट ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है ना, अब इसका नाम ये नहीं रहा। ठीक है, इसका नाम जो है वो अब चेंज कर दिया है। क्या रख दिया गया है? नेशनल, नेशनल को एनएटी लिख रहा हूँ, नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल गंगा काउंसिल, ये इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, ये जो नाम है ये एक अथॉरिटी के थ्रू चेंज किया गया था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नेम चेंज तो आपको याद रहेगा ना, न्यू नेम ऐसे लिख देता हूँ, न्यू नेम। और ये 2016 के अंदर न्यू नेम आया, 2016 में, ऐसे लिख देता हूँ बस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? अभी ये तो स्टेटमेंट में ही लिखा है, चेयरमैन कौन होता है? पीएम। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्या है, क्यों ये बनाई गई है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल, एनईटी लिख रहा हूँ, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था इनके रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपको कुछ विटामिन दिए हैं और उसकी डेफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, ये तो अब बेसिक चीज़ है एकदम, ये तो आई होप सबको पता हो। ठीक है, नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैंने आगे यहाँ पर आपके लिए ये टेबल जोड़ दिया है, अब आप सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली था क्या कि विटामिन सी बिल्कुल इसे स्कर्वी होती है, और जो विटामिन डी है रिकेट्स होते हैं। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये तो विटामिन ए की कमी से होती है। पेन चेंज नहीं किया, रुको, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जो है ये तो विटामिन, अरे यार, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ठीक है, विटामिन ई से नहीं होती। अब आ जाओ जरा इधर, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको सब कुछ दिखा देता हूँ कैसे आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये जूम करके थोड़ा क्लियर नहीं है, बट जब आप पीडीएफ में देखोगे तो आपको सब कुछ क्लीन ही मिलेगा। ओके, तो जैसे विटामिन ए जो है, इसमें इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे हम बोलते हैं विटामर। जो ये रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड लिखा है ना, ये क्या होते हैं? ये विटामर होते हैं, ये विटामिन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये रेटिनॉल हो गया, रेटिनल, ये इससे रिलेटेड है विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए जो ऊपर अभी ब्लाइंडनेस दिया गया था ना, वो है इन्फेक्शन है, स्टंट ग्रोथ है। ठीक है, टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, फूड सोर्सेस कहाँ है, कहाँ से ले सकते हो, ऐसे ही आप ये सब एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जब आप पढ़ लोगे तो इसे एक बार याद कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, विटामिन ए डी ई के तो है ही, ए डी ई के तो है ही। ठीक है, उसके बाद विटामिन B1, B2, और उसके बाद B12। ठीक है, उसके बाद आता है सी। ओके, ठीक है, तो ये जो है आप एक बार पढ़ लेना। जब आप इसे पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे सही भी कर पाओगे।
बनाओगे? इसको थोड़ा सा सही से मुझे करना पड़ेगा वापस। यस, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें सिर्फ ये ऑप्शन गलत था, बाकी सब ठीक थे। तो 1 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जिस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, उस पे मैं टाइम भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है। जिसमें समझाने लायक चीजें हैं वहां मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप खुद पढ़ के ये चीज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, या फिर इसे आप डाल लो जिसे हम कहते हैं कि नैनो पार्टिकल्स है, तो फिर आपका उसमें भी आ सकता है साइंस एंड टेक में। बट ठीक है, एनवायर दोनों से ही रिलेटेड है, ऐसा कुछ है नहीं। अब लिखा गया है, देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स। नैनो पार्टिकल्स अभी क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नैनो पार्टिकल की स्टेटमेंट से रिलेटेड भी आगे आने वाले सालों में आ सकता है। ठीक है। तो ये कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, मैं भी बता दूंगा इसके बारे में। ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब देखो यार, मैंने आपको क्या बोला था, बस पानी पी लूं फिर बोलता हूँ। जैसे ही आपको एनवायरनमेंट का क्वेश्चन मिले, तो देखो क्या स्टेटमेंट को जर्नल बनाया गया है, पॉसिबल बनाया गया है, या फिर उसे एक्सट्रीम बनाया गया है। जो भी बोला जाए, अगर और साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर सिंपल बनाया गया है, तो कुछ ऐसा तो उसमें बाद में ऐड नहीं किया गया जहां पर वो स्टेटमेंट एक्सट्रीम बन जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो बोला गया है, दे कैन एक्यूमुलेट इन एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल। कितनी सिंपल स्टेटमेंट है कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं एनवायरनमेंट में और वाटर में और सॉइल में। बहुत सिंपल। दे कैन एंटर फूड चेन्स। बिल्कुल यार, इतना छोटा साइज होता है नैनो पार्टिकल्स का, जो साइज होता है वो 1 से लेके 100 nm तक होता है। इतना छोटा होता है, इतना छोटा, तो क्यों नहीं हमारी फूड चेन में घुस पाएगा। फिर दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। बिल्कुल कर सकता है यार, क्यों नहीं कर सकता। ठीक है। तो देखो कितनी सिंपल स्टेटमेंट्स बनाई है। तो ऐसी जब भी आपको स्टेटमेंट मिले, तो आपको नॉलेज हो या ना हो, डजेंट मैटर, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। मतलब जिन जिनको भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, उन्हें ये पता होता है, आप भी करके आना। अब जो इसमें कीवर्ड है ना, वो ये है कि नैनो पार्टिकल्स। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवा देता हूँ। ठीक है। नैनो पार्टिकल्स। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज आप देखोगे कि 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। कितने छोटे होते हैं जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स का इनका साइज होता है। नैनोमीटर्स, एनएम लिख रहा हूँ, एनएम मीन्स नैनोमीटर्स। ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, जैसे मैं मान लूं ये एक सोडियम का एटम है। ठीक है। सोडियम का एटम है, सोडियम मीन्स Na। और वहीं पर मैं इसको मान रहा हूं ये भी सोडियम का नैनो पार्टिकल है। ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना इधर, ये मान लो ये सोडियम का नैनो पार्टिकल है। याद रखना, ये जो बड़ा वाला है ना, जो बल्क में है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इस नैनो पार्टिकल, सोडियम के ही जो नैनो पार्टिकल है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से अलग होता है। यूजुअली हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ये तो सिर्फ बड़ा है और ये बस छोटा है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही इसकी प्रॉपर्टी होगी, बट ऐसा नहीं है। नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बना के आपको दे देगा। ठीक है। क्योंकि आप वहां पे यही सोचोगे कि यार इसी का तो पार्ट है, और वो इतनी सिंपल तरीके से बनाएगा कि आपको वहां पे लगेगा उस प्रेशर में कि हाँ ये तो सही बात है।
तो आपको याद रखना है, अगर किसी भी सेम एलिमेंट का नैनो पार्टिकल है तो उसकी फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उसके लार्ज काउंटर पार्ट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, जो इसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है इज डिफरेंट, ऐसे लिखते चलो, फिजिकल केमिकल एंड ऑप्टिकल। ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, ऑप्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, तभी तो फायदा है इस क्लास में आने का। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल इज डिफरेंट। ठीक है, DIFF लिख रहा हूं, इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लार्ज काउंटर पार्ट। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया है और हिंदी में समझा दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही इसके बारे में पता होना चाहिए था नैनो पार्टिकल्स के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, बस रेंज याद रखना, रेंज क्या है, साथ ही साथ ये याद रखना कि इनकी केमिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है इनके ही बड़े एलिमेंट से। ठीक है, देखो यहां पे लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लिखा होता है ना कहीं पर भी, मैंने देखा है PCS का एग्जाम हो या कोई SSC का एग्जाम हो या फिर कोई भी UPSC का एग्जाम हो, तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जरूर देते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालेगा, पर ऐसा नहीं है, ये निकालता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ये 2 बार निकलती है साल में, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, ट्वाइस अ ईयर। कब कब निकलती है, एक निकलेगी अप्रैल में एंड एक निकलेगी अक्टूबर में। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो दूसरी यहाँ पर दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हर क्लास में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, तो इस क्लास का आपका यही होमवर्क है, मैं इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। IMF के बारे में आप पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो UNDP के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, इसे इस्टेब्लिश, इसको मिटा ही देते हैं ना, इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1965 में। ओके, उसके बाद ये जो इस्टेब्लिश किया गया था ये किन 2 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाई गई थी, मर्जर हुआ था किन का, दो जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनका हुआ था, एक हुआ था UN मतलब यूनाइटेड नेशन एक्सपैंडेड प्रोग्राम, प्रोग्राम को PROG लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो भी UN की ऑर्गेनाइजेशन थी, UN स्पेशल फंड। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर ये UNDP को बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था, ये इसीलिए बनाया गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। हाँ, तो ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि एलिमिनेट की जा सके पॉवर्टी और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, टू हेल्प कंट्रीज, टू हेल्प कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट।
ठीक है। उसके बाद आप देख लेना इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू यॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए। ठीक है। एक जो है, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगले पेज पे लिख दूंगा, यहाँ पे जगह है तो मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। इसका जो गठन हुआ या फिर इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1944 में। आपको पता है कि एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्यों हुई थी ये, ताकि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर रिकंस्ट्रक्शन करवाई जा सके यूरोप एंड जापान में, उसके लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एट, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको याद तो रहेगा कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, CONF मीन्स कॉन्फ्रेंस। इधर अब रीजन लिख देता हूँ, टू असिस्ट इन दी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ऐसे लिख देता हूँ, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप एंड जापान। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। अब जो है, अब इसका जो है वो गोल बदल चुका है। ठीक है, अब इसका गोल बदल चुका है। अब क्या है, करंट गोल लिख देता हूँ, करंट गोल। अब इसका जो करंट गोल है वो ये है कि जितनी भी जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, जितने भी डेवलपिंग नेशंस है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा सके, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है उसमें पॉवर्टी को रिड्यूस कर कर सके। ठीक है। तो अब मैं इसे ही इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार हिंदी में इसलिए बता दूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए, फिर इंग्लिश में लिखवा दो। ठीक है, वो तो आपके नोट्स हैं। टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग, एक तो कौन सी असिस्टेंस, फाइनेंशियल, और कौन सी, टेक्निकल असिस्टेंस। असिस्टेंस किसे, टू डेवलपिंग नेशन फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज यार, ये जो है ना, ये जो वर्ल्ड बैंक बना, ये कॉम्पोजिशन से बना है, कंपोज्ड ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 5 इंस्टीट्यूशन लिखता हूँ, बेटर वर्ड है, इंस्टीट्यूशन से मिलकर ये बना है। ठीक है। अब आई वांट कि आप मुझे ये 5 इंस्टीट्यूशन किस में बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक है IBRD, एक है IDA, एक है IFC। ठीक है, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद आता है मिगा, और उसके बाद आता है ICSID। इनकी फुल फॉर्म बता देना। एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो है ना, इंडिया इसका मेंबर है, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है, और इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक अभी रह गई है ना, फोरम, इसके बारे में दूसरे पेन से लिखवा देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभार गांव देहात में जाओगे तो वहां बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
ओके, यहाँ पे देखो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसको इस्टेब्लिश किया गया बाय, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ इस के बारे में अभी बताता हूँ, लॉस शॉब इन 1971। क्योंकि ना अभी तक जो थे वो ये थे चेयरमैन इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, बट इनको अब क्या कर दिया गया है, इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। रिटायरमेंट इन द सेंस कि अब चेयरमैन चेंज हो गए हैं इसी साल, पिछले 2-3 महीने की करंट अफेयर्स है, और अब इसके नए चेयरमैन बने हैं। इस वजह से ये न्यूज़ जो है वो ये जो है फोरम जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था अब वही हट चुके हैं। ठीक है, अब कोई और है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये जो है ना, ये सब मैं चीज़ें आपको करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, उसमें करंट अफेयर्स में कि कौन चेंज हुआ है, कौन नया चेयरमैन बना है, ये सब। ठीक है, ताकि यूपीएससी के साथ साथ आपके पीसीएस के लिए भी थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना स्टैटिक करंट अफेयर्स, वो भी रेडी हो जाए। ठीक है, आजकल यूपीएससी जो है थोड़ा स्टैटिक पे भी घूमने लगा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टैटिक भी पढ़ लो भाई, कहीं से भी पूछ लेता है, कुछ पता नहीं चलता, फिर एग्जाम के बाद बुरा लगता है कि पढ़ ही लेते थोड़ा सा और, तो मज़ा आ जाता। ठीक है, अब इसको क्यों लाए गए थे, इसको इसलिए लाए गए थे ताकि जो वर्ल्ड में एक पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, इसी के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाए थे। तो इसे मैं इस तरीके से लिखवा देता हूं, टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बाय, क्या करके, इम्प्रूव कैसे करेंगे वर्ल्ड की स्टेट को। ठीक है, जो करंट कंडीशंस है वर्ल्ड की उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, बाय सर्विंग। ओके, इसकी तो बैटरी लो हो गई है जी, कितनी हो गई है, एक मिनट रुको, 30% है, चलो क्लास हो जाएगी। क्या लिखवा रहा था मैं, वर्ल्ड बाय सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म की तरह ये बिहेव करेगा, किसके लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, फॉर पीपीपी लिख रहा हूँ, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी कहते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, जिस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, उस टाइम पर होता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो था क्या तब कि जब बजट आता था तब एक तो प्लान, मैं पेन चेंज कर लूं, यूनियन बजट जब आता था तब एक प्लान एक्सपेंडिचर होता था और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था। तो उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन रेलेवेंट था, आज के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अब इसे एंड कर दिया गया है। अब ना ही प्लान एक्सपेंडिचर निकलता है ना ही नॉन प्लान एक्सपेंडिचर निकलता है, इसके बदले अब निकलता है कैपिटल एंड रेवेन्यू स्पेंडिंग्स। अब इसे रिप्लेस कर लिया इसने। ठीक है, न्यू, ऐसे लिख देता हूँ न्यू। अब ऐसे होता है, पहले प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था, उस टाइम के हिसाब से ये सारे ही ठीक है। उस टाइम पर डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी नॉन प्लान में रखा गया था, इंटरेस्ट पेमेंट को भी, सैलरीज एंड पेंशन को भी, सब्सिडीज को भी। बट अब जब ये खत्म ही हो गया तो इसके बारे में पढ़ के कोई फायदा है नहीं, है ना। ओके, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस एक बात याद रखना, इस सैटरडे से आपको करंट अफेयर्स मिलेगी मंथली। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स मिलेगी, प्लस आपने देखा होगा तो डेली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं रोज एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी देख लेना, वो वीडियो आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी, 7 7 AM या फिर 7 5 AM, यहाँ वो आपको वीडियो पक्का मिल जाएगी, तो आप उसे देख लेना। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।